आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर परमाणु और अणु। दोस्तों, इस चैप्टर के बाद इस वीडियो के बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा चैप्टर तो नहीं, आधा इसका एक पार्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो इसको मैं 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊँगा। तो ये पहला पार्ट है, ठीक है, और दूसरा पार्ट इसका जल्दी आ जाएगा। और इससे पहले मैं चैप्टर शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करते रहें और वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता ही है, परमाणु और अणु, ठीक है। अब परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, भारत के दार्शनिक थे महर्षि कणाद, ठीक है। ये हमारे भारत के दार्शनिक थे जिनका नाम क्या था, महर्षि कणाद। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक चीज़ बताई, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने क्या कहा कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य, ठीक है, द्रव्य आप समझते हो ना, द्रव्य पदार्थ होता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो द्रव्य होता है कि अगर हम उसको विभाजित करेंगे, उसको बांटेंगे, ठीक है। अगर हम उसको दो हिस्से में बांटेंगे, 3 हिस्सों में बांटेंगे, या मान लीजिए एक चौक का टुकड़ा है, एक चौक के टुकड़े से आप समझिए, एक चौक होती है ब्लैक बोर्ड वाली। मान लीजिए हम इसको 2 टुकड़ों में बांटते हैं, फिर इसको 3 टुकड़ों में बांटते हैं, फिर उसके एक ही टुकड़े को बांटते रहते हैं। यानी जब हम जो है निरंतर किसी भी पदार्थ को या द्रव्य को हम जो है विभाजित करते रहते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या होता है, छोटे छोटे कण प्राप्त होते लगते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कण हमें प्राप्त होने लगते हैं, ठीक है। तो जो हमारे महर्षि कणाद थे, भारत के दार्शनिक, उन्होंने बताया कि ऐसी भी स्थिति आती है हमारे, जब हम इसे बांटते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आती है जब इसको हम पूरी तरीके से बांट नहीं पाते, ठीक है। मान लीजिए हम जो है चौक का टुकड़ा करेंगे, ठीक है, तो हम 2 टुकड़े कर देंगे, 3 टुकड़े कर देंगे, मान लीजिए उसको पीस देंगे, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जिसके बाद हम उसको पीस नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वो चूरा चूरा हो जाएगा। तो महर्षि कणाद ने इसी को बोला परमाणु, ठीक है, इसी को बोला उन्होंने परमाणु, कि परमाणु जो है अविभाज्य तत्व है, यानी उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो महर्षि कणाद ने परमाणु को इस तरीके से बताया। अभी और भी डेफिनेशन है कि परमाणु की, इससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी दार्शनिक थे, जैसे हमारे ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिट्स, ल्यूसिपस, इन्होंने भी इसी को बताया कि कोई भी तत्व अगर हम उसके टुकड़े करते हैं, ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके बाद हम उसके टुकड़े नहीं कर पाते, ठीक है। तो इन्होंने भी इसी बात को बताया। फिर बाद में क्या हुआ, अभी तक इसके बारे में कोई सिद्धांत नहीं आया था, कोई सिद्ध नहीं हुआ था कि वाकई ऐसा है, ठीक है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अपनी राय दे दी थी कि ऐसा है, लेकिन जो है कोई सिद्धांत नहीं था, कोई सिद्ध नहीं हुआ था, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक अब होता क्या है, अब एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था आंतवा एल लवाइजिए। आंतवा एल लवाइजी ने क्या करा, इन्होंने 2 नियमों को बनाया, ठीक है। पहले नियम का क्या नाम था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। और दूसरे नियम का नाम था हमारे क्या नाम, स्थिर अनुपात का नियम। तो इन्होंने 2 नियम बताए, और इनके साथ एक और वैज्ञानिक जहाँ शामिल थे जिनका नाम था जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है। तो आंतवा एल लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट जो थे वो यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये 2 नियम उन्होंने प्रस्तुत किए। पहला नियम क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, और दूसरा नियम क्या था, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो अब देखते हैं दोनों नियम का मतलब क्या था, ठीक है, इसको देखते हैं अब। तो जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था हमारा, इस नियम का मतलब क्या था। तो एक ऐसा नियम था दोस्तों, इसको आप समझिए, ऐसा नियम था जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। क्या बोला कि
कि भाई हमारा जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, आपने रासायनिक अभिक्रिया देखी होंगी, ठीक है, जैसे H2, ठीक है, और हमारा O होता है, फिर इससे हमारा जो है H2O बनता है। तो डेट इज़ ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब ये दोनों मिलके पानी बनाते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो तो वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो क्या होता है, ना तो वो बनते हैं और ना ही उनका विनाश होता है, ठीक है। अब द्रव्यमान मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। द्रव्यमान का मतलब आप सिंपली आप समझ सकते हैं भार, ठीक है, वजन समझ सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं किसी भी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा को भी द्रव्यमान बोला जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप जो आसान लगे आप उसको समझ सकते हैं। तो ये नियम उन्होंने बताया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन आपको ये इतना तो आपको ये 2 लाइन आपको याद रखनी है। अब दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। अब ये स्थिर अनुपात का नियम क्या था? तो स्थिर अनुपात का नियम क्या था, तो इससे मैं आपको समझाता हूँ स्थिर अनुपात का नियम क्या था। तो स्थिर अनुपात के नियम को हम समझते हैं। तो स्थिर अनुपात के नियम व्याख्या होती है जैसे, यानी पहली बात तो इसे निश्चित अनुपात का नियम भी बोला जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसे निश्चित अनुपात का नियम भी बोला जाता है, ठीक है। और प्राउस्ट, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था उनका नाम। तो इस नियम को इन्होंने ही व्यक्त किया। इन्होंने क्या बोला कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। क्या बोला इन्होंने कि किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं, ठीक है, वो एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल देखिए आप इसका, जैसे मान लीजिए हमारा H2 हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है प्लस ऑक्सीजन। अभी क्या है, हमारे तत्व हैं, ठीक है, आप जानते हैं। इसको बनाकर हमारा एक यौगिक बना जिसे बोला जाता है H2O, ठीक है, H2O बन गया। अब जो H2O है, ठीक है, अभी क्या यौगिक है। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में, हमारा ये यौगिक है, किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं, ठीक है, ये जो तत्व हैं वो जो होते हैं एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में होते हैं, यानी इनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, ठीक है, इनका द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से मिलता जुलता है। उसमें बताया था कि द्रव्यमान को ना तो विनाश होता है और ना ही उसका निर्माण होता है। इसी तरीके से जो तत्वों में जो द्रव्यमान होता है उनका अनुपात भी जो है विद्यमान होता है, यानी इनका द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो बदलता नहीं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो जॉन डाल्टन मैं आपको बता दूं, ये अमेरिका या इंग्लैंड है, इंग्लैंड के ये वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनका जन्म 1766 में हुआ था, ठीक है, और एक गरीब जुलाहा यानी बहुत ही गरीब परिवार से थे, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने 12 साल की आयु में ये जो है टीचर बन गए थे, ठीक है, और इन्होंने टीचर बनकर जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। 7 साल के बाद ये स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, ठीक है। 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में मैथ और फिजिक्स, ठीक है, यानी गणित और भौतिकी और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए थे, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय जो है शिक्षण में, शोध कार्य में, यानी रिसर्च में बिता दिया। 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, 1808 में। तो इनका ये परमाणु सिद्धांत था जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। अब तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसके अनुसार देखते हैं क्या था, ठीक है, अभी पढ़ा ना हमने कि जो डाल्टन ने तो है 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो अब इस सिद्धांत को पढ़ लेते हैं एक बार। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार चाहे फिर वो तत्व हो यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चाहे फिर वो यौगिक हो यानी कि हमारा H2O वगैरह, ये जो है छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो
जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझा दिया। उन्होंने बताया कि जो भी द्रव्य होते हैं, चाहे फिर वो तत्व हो, चाहे फिर वो यौगिक हो, चाहे फिर वो मिश्रण हो, वो सब किससे बने होते हैं? वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और इन्हीं कणों को हम जो है परमाणु कहते हैं। अब डाल्टन के सिद्धांत की कुछ और चीज़ें भी थी, उनको आप समझ लीजिए। आपको याद नहीं रखना, आपको समझना है बस। उन्होंने बोला कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, ठीक है। यानी जो भी द्रव्य है भाई वो परमाणुओं से ही बने होते हैं, ठीक है। अभी बताना, परमाणु से ही बने होते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है, यानी इसको जो है जैसे पहले ही बताया कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता, ठीक है। परमाणु को बांटा नहीं जा सकता, ठीक है। और सभी जो तत्व होते हैं, ठीक है, जो भी तत्व है उसमें सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है, ठीक है। यानी जो परमाणु, मैंने आपको परमाणु का द्रव्यमान निश्चित होता है, ठीक है। उनका जो गुणधर्म होता है वो भी निश्चित होता है, ठीक। अब है अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग। यानी H2 जो है उसका परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, ठीक है। ऑक्सीजन है, उसका परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, ठीक है। तो यही लाइन इसमें बताइए। तीसरा बताया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या अनुपात में यौगिक को बनाते हैं, ठीक है। यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो अलग अलग जो होते हैं ना तत्व, उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है उनके द्वारा वो जो है एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी H2O का। अब यार मैं H2O का उदाहरण ले रहा हूँ सिंपल सा, और भी बहुत सारे तत्व होते हैं या बहुत सारे यौगिक होते हैं जो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा किसी भी यौगिक में, यौगिक यहाँ पे समझो पानी से, ठीक है, लेकिन यौगिक का मैंने आपको बता दिया था, यौगिक जो है दो तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। यानी कि कोई भी यौगिक हो, चाहे वो H2 हो, NaCl हो, कोई भी हो, ठीक है, उसमें क्या होता है? परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है और उसके प्रकार निश्चित होते हैं, ठीक। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब फिर वही बात आती है, परमाणु क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक अविभाज्य तत्व होता है, या और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो कि सभी द्रव्यों की एक रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। इसको आप एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए हमारे पास एक घर है, ठीक है। अब उस एक घर को बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, या अगर मैं आपसे पूछूं कि उस एक घर को बनाने की एक मूल इकाई क्या है, एक रचनात्मक इकाई क्या है, तो शायद आप थोड़ा सा आगे आके आप कह दो ईंट, एक ईंट को बोल दो। लेकिन थोड़ा और आगे अगर आप जाओगे तो एक रेत का कण, ठीक है भाई, क्योंकि ईंट भी तो एक रेत के कण से ही मिलकर बनी है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं समझा कि इस इमारत की जो मूल इकाई है, रचनात्मक इकाई है, वो क्या है? एक रेत का कण है, ठीक है। इसी तरीके से जो द्रव्य होता है, जो पदार्थ होता है, उसकी एक रचनात्मक इकाई एक क्या होती है? परमाणु होती है। बात आ गई समझ में? तो बस इतना ही समझना और आगे समझना भी नहीं है। अगली बात देखते हैं, परमाणु कितने बड़े होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, परमाणु जब उसने बोल दिया कि भाई किसी भी द्रव्य की एक रचनात्मक इकाई होती है, कितनी छोटी होगी, तो भाई परमाणु बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है।